प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन नंबर 13। ये एक छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो आपके छोटे क्वेश्चन 8 नंबर में आते हैं उनमें ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले ताकि आप उसको रीड कर सकें। यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। मिस्टर सोनू एक जनरल स्टोर चलाते हैं। इसका भूस्वामी, जिसे वह 700 रुपये प्रति माह किराया चुकाता है, उसके व्यवसाय को खरीदने का इच्छुक है। इस तरह की लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी ये अभी 700 रुपये किराया चुका रहा है पर मंथ के हिसाब से, तो तुरंत ही आप इसको 12 से गुणा करें तो 7 इंटू 12 8,400 एनुअल हो गया। अब इसको खरीदना कौन चाहता है? जनरल स्टोर को। मिस्टर सोनू जनरल स्टोर चलाता है और उसका भूस्वामी जो लैंडलॉर्ड है वो कहता है कि मैं अब इसको खरीदना चाहता हूँ। इस उद्देश्य के लिए ख्याति का मूल्यांकन भविष्य में कायम रहने वाले योग्य लाभों के 3 गुने के आधार पर करना है, यानी FMP इंटू 3 ईयर्स करना है। सही है ये बात? यानी इसमें सुपर प्रॉफिट नहीं है। सुपर प्रॉफिट नहीं है मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं होगा। सीधा सीधा FMP है जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 करना है। तो छोटा क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्या देता है? पिछले 4 वर्षों के 31 मार्च 2000 वर्ष के लिए लाभ इस प्रकार से है। 16, 17, 18 और 19 4 वर्षों के लाभ आपको दे रखे हैं। 1 लाख, 1,04,000, 1,20,000 और 1,50,000। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लेखों की जांच पर निम्नलिखित बातें प्रकट होते हैं। फिलहाल इसमें आपको बढ़ता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे 1 दिसंबर 2015 को एक प्लांट जिसकी लागत 30,000 रुपए थी, कॉस्ट कितनी थी? 30,000। तारीख है 1 दिसंबर 2015, क्रय किया गया था और एवं उसे उस वर्ष का आयगत व्यय मान लिया गया। आयगत का मतलब होता है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया था। तो एक्चुअली ये टेक्निकल फॉल्ट है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो गया ना। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको आपने क्या मान लिया है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है। पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मान लिया जाना। तो इससे इम्पैक्ट क्या होता है कि मशीन खरीदते हो, प्लांट खरीदते हो, तो ये क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L में नहीं आता, सिर्फ बैलेंस शीट में आता है। क्लियर? लेकिन इसने कहा कि इसने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, आयगत मान लिया। इसका मतलब इसने इस खर्चे को, मशीन को, प्लांट खरीदने का जो 30,000 था उसको P&L में लिख दिया है। कौन से वर्ष के लिए बात कर रही है? दिसंबर के लिए। तो दिसंबर का जो वर्ष है 2015 का, तो 15 का मतलब ये होगा 16 का अंत हो गया, 15-16 हो गया। सही है ना? तो इस ईयर में ये 30,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो आपके कम कर दिया उसने, क्योंकि इसने क्या किया? इसको P&L में लिख दिया। आयगत मानना मतलब P&L लिखना होता है, तो P&L में लिख दिया। तो इससे ये जो 1 लाख का जो प्रॉफिट है वो उतने रुपए से कम हो गया। तो हमें इस साल के प्रॉफिट में ये जो 30,000 है वो वापस जोड़ने पड़ेंगे 2015-16 का जो आपका प्रॉफिट है। ठीक है ये बात? तो इससे ये होगा कि हमने जो गलत एंट्री कर दी थी उसको P&L में लिख दिया था, उसको हमने वापस सही कर दिया, उस साल का प्रॉफिट बढ़ा दिया। दूसरा काम हमें ये करना है कि अब हमने इसको चूंकि कैपिटल मान लिया, हमने वो काम सही कर दिया। तो जैसे ही कैपिटल मानते हो इस पे डेप स्टार्ट कर दोगे आप। ये भी आप लोगों को पता है कि अगर हम उसको प्लांट की तरह ट्रीट कर लेते हैं तो अब उस पे हर साल का डेप लगाओ। तो 2015 से स्टार्ट होके अपने को लास्ट तक उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है ये बात? तो एक ही वर्किंग नोट में इतनी सारी बातें आपके इसमें आ जाती है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है। किस किस को समझ में आया? हाथों पे करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आसान है। बस मेन बात यही था कि आयगत क्या होता है और पूंजीगत क्या होता है। अगर ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, कंपनी अपलिखित मूल्य वृद्धि से 10% क्रमागत मूल्यह्रास लगाती है। देखो यहाँ पे क्रमागत मूल्यह्रास यानी रिटर्न डाउन वैल्यू पे वो लेती है 10% से। यानी पहले 100 यदि है तो 100 पे 10%, 10, फिर उसको घटाने के बाद में 90 आएगा, 90 पे 10%, 9, फिर आपके 81 आएगा तो 81 पे 10%, 8.1। तो क्रमागत ह्रास विधि आप लोगों को पता है ना, रिटर्न डाउन मेथड से। तो ये भी अपने लिए पहली बार है रिटर्न डाउन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना इस पे।
10% से, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये भी समझ में आता है? किस पे? इस 30,000 पे WDV बेस पे लगाना। थर्ड, 2016-17 वर्ष का अंतिम स्टॉक का मूल्य 12,000 रुपये अधिक लगाया गया था। कौन सा ईयर हो गया ये? 16-17 मतलब ये हो गया। इसमें वो स्टॉक वो कहता है कि 12,000 रुपये अधिक लगाया था क्लोजिंग स्टॉक का। तो यदि आप क्लोजिंग स्टॉक को अधिक मूल्यांकित करते हो तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इससे आपको 12,000 लेस करना है। समझ में आता है? दोबारा से रिपीट करो इस बात को। ट्रेडिंग अकाउंट आपको पता है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ होता है। अगर आप इस तरफ की कोई भी संख्या को गलत बढ़ा के लिख दोगे तो उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे आएगा, इधर प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आती है ये बात? तो हमने यही तो कहा है इसमें। वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य 12,000 रुपये अधिक लगाया गया। आप अपने स्टॉक को 12,000 अधिक दिखाते हो क्लोजिंग स्टॉक को, तो इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस से आता है, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट को वापस क्या करना है? कम करना है। लेकिन ये आधा हुआ है अभी तक। जब भी स्टॉक की इस तरह की बात आती है तो डबल एडजस्टमेंट होता है, याद रखना इस बात को। डबल एडजस्टमेंट इसलिए होता है कि इस साल का तो क्लोजिंग स्टॉक, कौन सी ईयर का? 16-17 का तो क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन 17-18 का ओपनिंग स्टॉक भी तो वही है ना। हाँ बोलो, समझ में आती है ना ये बात? जो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक यदि हमने गलत लिखा तो क्या वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है या नहीं बनता है? बनता है। और अगर बनता है तो वो भी गलत हुआ। तो उस साल में यानी 17-18 का जो साल है ना, उसमें प्लस 12,000 कर देंगे। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखना कि कभी भी स्टॉक एडजस्टमेंट आए तो उसका डबल इंपैक्ट होता है। ठीक है ना? एक एक साल में और दूसरा दूसरे साल में। एक साल में यदि आप 12,000 घटा रहे हो तो दूसरे साल में आपको 12,000 जोड़ना पड़ेगा। ये क्लोजिंग स्टॉक के बारे में था। देखो अंतिम स्टॉक याद रखना। अगर यहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखा होता तो जस्ट अपोजिट हो जाता। आ रही है बात समझ में? जस्ट अपोजिट हो जाता। क्लियर? आगे, गुडविल। ख्याति के मूल्यांकन के लिए प्रबंधकीय लागत के संबंध में 24,000 रुपये वार्षिक लगाना है। तो फेयर रेम्युनरेशन 24,000 है, ये अपने को लेस कर देना है। सोनू के भूस्वामी द्वारा देय ख्याति की राशि की गणना कीजिए। अपने को क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो एक बहुत अच्छा टेक्निकल प्रश्न है, पेपर में ये पहले भी आ चुका है, इसमें तो लिखा हुआ ही है। ये अपने बीकानेर यूनिवर्सिटी MGSU में भी आया हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लिखें कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट। कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उसमें आप 4 कॉलम बना लें, बैक टू बैक 1 2 3 और 4, 4 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम का नाम लिखें ईयर। तो ईयर में आप एंडेड लिख सकते हो। एंडेड क्यों? क्योंकि उसने प्रश्न में 2016 दिया, 15-16 नहीं दिया था। समझ में आती है बात? 16 देने का मतलब है एंडेड 16, एंडेड 17, एंडेड 18, एंडेड 19, ऐसा है। इसका मतलब 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19। क्लियर रहेगी ना ये बात? तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपने बुक में कौन सा ईयर दिया हुआ था क्वेश्चन में? अभी बेटा बताना थोड़ा। 2016 ही था ना? 2016, 2017, 2018, 2019, 4 साल थे। उसके बाद में सेकंड जो कॉलम है वो आपके बनाओ प्रॉफिट। ये भी गिवन था। पहला 1 लाख, दूसरा 1,04,000, तीसरा 1,20,000 और चौथा 1,50,000। फिर उसके बाद में अब आपके एडजस्टमेंट, तो यहां पे एक कॉलम बना दो एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में हम पहला एडजस्टमेंट कर देते हैं 2016 में। 2016 में हमने कहा कि आपको जो प्रॉफिट है वो कम किया हुआ था, तो प्लस लिख देंगे 30,000।
जगह रखना पीछे, और उस साल का डेप घटाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना तो 30,000 तो जोड़ दिया, लेकिन इसमें से लेस और करना है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन उस वर्ष का निकालो। तो प्यारे बच्चों देखो, अब डेप्रिसिएशन अपने को जैसे ही हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना तो हर साल डेप लेना है। तो डेप का एडजस्टमेंट 2016, 17, 18 और 19 4 सालों के लिए लेना है। तो पहले साल में 30,000 इंटू 4 महीने ही लेने हैं, क्योंकि दिसंबर में खरीदा था। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने का हो गया, इंटू 10% किया तो 1,000 डेप आया। आप इसे 1,000 डेप्रिसिएशन लेस कर दो। ये 2016 में हो गया एडजस्टमेंट। फिर 2017 के लिए डेप निकालना है, तो हमारे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे था, तो 30,000 में से 1,000 डेप घटाया तो 29,000, उसका 10% लिया तो 2,900। तो अब यहाँ पे इसको आप लिख दो 2,900, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल के प्रॉफिट में से घटाया जाता है, तो हर साल घटाएंगे। इसी तरह से तीसरे साल का डेप निकालना है, तो 29,000 में से 2,900, ये जो डेप था वो घटा दिया तो रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, उसका 10%, 2,610। उसके बाद में अगला साल 26,100 बचा था, उसमें से 2,610 घटाया तो उसका 10%, तो 2,349, 2,349। ये आपके डेप्रिसिएशन हो गए चारों साल के। तो ये केवल फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने पूरा किया, जिसमें हमने पहले रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था, उसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो उसका जो प्रॉफिट पे इंपैक्ट होता है वो हमने एडजस्ट किया, और जैसे ही उसको कैपिटल माना तो 4 साल का डेप ले लिया। ये आपका पहला वर्किंग नोट समाप्त हो जाता है। दूसरा आपका स्टॉक एडजस्टमेंट है। स्टॉक एडजस्टमेंट उसने कहा था कि दूसरा साल जो था उसमें इसने क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर लिया था, ओवर वैल्यूड कर दिया था। तो दूसरा साल जो आपका है 2017 का, उसमें आपके क्या करना है, माइनस करना है 12,000, स्टॉक है ये, और इससे अगले साल में प्लस कर देना है 12,000। ये बात हमने जब प्रश्न पढ़ा था तब समझ ली थी कि जिस साल क्लोजिंग स्टॉक है उस साल तो आप उससे घटा दो, और जब वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाता है तो वो उसमें जोड़ दो। तो 17 में हमने घटाया और 18 में जोड़ा। जब भी स्टॉक एडजस्टमेंट आएगा 2 बार उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। बस ये इतना ही है, इस सवाल में 2 ही एडजस्टमेंट थे। अब देखो, ये हर साल में अगर करेंगे तो अब आपके आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट, तो एडजस्टेड प्रॉफिट में देखो 1,00,000 में 30,000 जोड़ो और 1,000 घटा दो, तो 1,29,000। समझ में आ रहा है बेटा? अब उसके बाद में 1,04,000 है, उसमें से 12,000 घटाओ और 2,900 घटाओ, कितना होता है? 89,100। उसके बाद में 1,20,000 है, उसमें 12,000 जोड़ो तो 1,32,000, माइनस 2,610 कर दो, 1,29,390। उसके बाद में 1,50,000 है, उसमें आपके 2,349 केवल घटाना है, तो कितना होता है? 1,47,651। ठीक है, 51। अब आप इसकी टोटल लगा लो, तो ये आपके टोटल आ जाएगा, कितना आता है? कितना आता है बेटा टोटल? 4,95,141, 141, 4,95,141। अब देखो, ये वो एडजस्टमेंट थे जो हमें पास्ट प्रॉफिट में करने थे। अब जो एडजस्टमेंट है, जो सैलरी का है या आपने ये जो दूसरा फेयर रेम्युनरेशन का है, वो एवरेज निकालने के बाद में करेंगे, क्योंकि वो फ्यूचर एस्पेक्ट पे है। समझ में आता है ना? तो इसमें केवल 2 एडजस्टमेंट ही आएंगे। अब आप अगली कैलकुलेशन लिखो, सेकंड, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसको हम एफएमपी कहते हैं, या इसी को हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं। दोनों एक जैसे रहेंगे। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट ले लें, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 4,95,141 डिवाइड बाय 4, 4 से भाग दे दो, कितना आता है?
1,23,785। अब वो पॉइंट अपने आप ही 1 रुपए वाला जो था ना, वो एडजस्ट यहाँ पे हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब उसके बाद में भविष्य में सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, सॉरी किराया, है ना, तो ऐड जोड़ेंगे रेंट ऑफ बिल्डिंग या शॉप जो भी है दुकान, तो उसका 700 रुपए पर मंथ किराया इसके लगता था, पर अब भूस्वामी ही उसको खरीद लेगा तो खुद को किराया देना नहीं पड़ेगा। तो 700 इंटू 12 कितना होता है? 8,400। ये अपने जुड़ जाएगा इसमें। और एक आपके जो रेमुनरेशन है 24,000, वो आपके भविष्य में लगेगा, क्योंकि वो जो भूस्वामी है वो अपने रेमुनरेशन उसमें लेगा, तो लिख दे रेमुनरेशन। रेमुनरेशन के बारे में तो आप लोग ये ध्यान सकते हैं कि हमने अब तक जितने भी सवाल आए हैं उनमें सब में रेमुनरेशन लेस किया है, तो वो आपके 24,000 लेस किया जाएगा। लेस करना है तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, टोटल लगाओ कितना आता है? 1,08,185, 1,08,185। ये आपका क्या हो गया? FMP हो गया। क्लियर? तो दो एडजस्टमेंट तो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट के थे और दो FMP के थे, सारे एडजस्टमेंट पूरे हो गए। अब आपके सीधा गुडविल आएगा, तो थर्ड पॉइंट गुडविल, गुडविल इक्वल टू FMP इंटू 3 ईयर्स। तो इसको सॉल्व करें, 1,08,185 इंटू 3 इज इक्वल टू 3,24,555। आंसर दिया हुआ है बच्चों, बस ये इतना ही सवाल है, गुडविल का आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये 8 मार्क्स में आपके इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आरबीडी बुक। तो इसमें आपके क्या दे रखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एडजॉइनिंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये तो हर प्रश्न में कॉमन हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसमें आपको सुपर प्रॉफिट टेकिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे वेटेड की सिचुएशन बने तो भी वेटेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न खुद कहता है कि आपको सिंपल एवरेज लेना है। तो बैलेंस शीट आपके दे रखी है यहाँ पे। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर 10 रुपए के हैं, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना? 20,000, डिबेंचर 50,000 के लिए, क्रेडिटर 70,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये तीन जो है आउटसाइडर लाइबिलिटीज हो गई। उसके बाद में प्रश्न में गुडविल दिया हुआ है, इसको क्रॉस कर दो, इसका कोई उपयोग नहीं है। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये तीन आपके फिक्स एसेट्स हो गए। इन्वेस्टमेंट इन 5% सिक्योरिटीज, फेस वैल्यू 60,000, ये आपके नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो गया। तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को हटाया जाता है और इसका जो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ होता है उसको भी घटाया जाता है। तो दो एडजस्टमेंट इसके होंगे, यानी इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेंगे एक बार, और प्रॉफिट जो इसका प्रॉफिट में जुड़ा हुआ होता है उसको घटाना, तो दो आपके बात इसमें आ जाएगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर? अब उसके बाद में आगे आता है स्टॉक, डेटर, कैश, ये तीन आपके करंट एसेट्स हो गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस और इश्यू ऑफ शेयर, तो इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस को तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपली हमारे आ जाएगा करंट एसेट्स में, और इसको भी करंट एसेट्स का ही पार्ट मान लो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसमें प्रिलिमिनरी लिखा होता ना तो शब्द अलग हो जाता, तो ये तीनों चारों करंट एसेट्स में आ जाएंगे। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है, इसको लिख दो फिक्टिशियस एसेट्स, इसको क्रॉस लगा लो, इसको कहीं नहीं लिखते हैं। क्लियर? प्रीपेड एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स हो जाएगा। बैलेंस शीट रीडिंग हो गई,
समझ में आ गई? अब तक हमेशा ऐसे ही चलता रहे। अब आगे लाभों का विवरण, पर्टिकुलर्स अबाउट द प्रॉफिट, उसमें आपके 15, 16, 16, 17, 17, 18 और 18, 19 4 साल का प्रॉफिट है। लिखता है प्रॉफिट आफ्टर यानी घटाने के बाद टैक्सेशन एंड मैनेजरल रेम्यूनरेशन, ये दोनों घटाए हुए हैं। मैनेजरल रेम्यूनरेशन ये इतना था 15,000, 15,000, 15,000 और 25,000। इनकम टैक्स आपके है 1,20, 1,75, 40 और 2,00,000, ये दोनों घटाए हुए हैं इसमें से, ठीक है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड मैनेजरल रेम्यूनरेशन है, यानी इसमें से ये भी घटाया हुआ है और ये भी घटाया हुआ है, पर वो कितना घटा है इसलिए इन दोनों कॉलम को दिया है कि भाई हमने इतना इतना घटा के इसको दिया है, तो ऑलरेडी आफ्टर टैक्सेशन एंड मैनेजरल रेम्यूनरेशन है। क्लियर? आगे सेकंड पॉइंट, द लो प्रॉफिट ऑफ 17-18 इज ड्यू टू एन एबनॉर्मल रीजन, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 17-18 का कम लाभ विशेष कारण से था। 17-18 कौन है? ये है ना। तो जो विशेष कारण है लेकिन उसने बताया नहीं व्हाट वाज द रीजन, तो हम एडजस्ट तो कर ही नहीं सकते। अगर कोई किसी भी प्रॉफिट के बारे में वो कहता है कि एबनॉर्मल रीजन से था, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना था, तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कभी भी लिखा हुआ आता है किसी ईयर के बारे में कि 17-18 को कम लाभ विशेष कारण से था ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, तो फिर उस ईयर को ऐसे लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब अब हम जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे उस समय इस ईयर को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अब हमें पता ही नहीं कि इसमें एडजस्ट करें कितना, तो एबनॉर्मल ईयर को हम रिमूव कर देते हैं। क्या आपको ये बात याद रहेगी? एबनॉर्मल रीजन को हटा दिया जाता है। तो ये ईयर एक तरीके से लाइन हो गया, बस अब इसको आपको नहीं देखना है। आपके लिए 3 साल हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा, एवरेज निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? कारण सहित समझ में आ गया। उसने एबनॉर्मल कह दिया और कुछ बताया नहीं, अगर कुछ बता देता तो सही कर देते, नहीं कर सकते सही तो उसको कैलकुलेशन से हटा दिया जाता है। ये पहली बार ऐसा अपने प्रश्न में आया। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इन फ्यूचर इज 50%, तो ये टैक्स जो है वो मान्य नहीं होगा, फ्यूचर का टैक्स लेना है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस विल बी इंक्रीज बाय 20,000 पर एनम बिकॉज ऑफ कंपटीशन, यानी प्रतियोगिता के कारण विज्ञापन व्यय 20,000 रुपए वार्षिक बढ़ जाएगा, तो फ्यूचर में एक्सपेंडिचर है तो लेस कर दिया जाएगा प्रॉफिट में से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, एनआरआर हो गया। इन द फ्यूचर मैनेजरल रेम्यूनरेशन विल बी 25,000। अब देखो यहाँ पे 15, 15, 15 और 25 4 दिया हुआ था, लेकिन फ्यूचर में कितना होगा? 25,000। टैक्स भी यहाँ पे अलग अलग दे रखा था, वो कहते हैं फ्यूचर में कितना होगा? 50%। तो हम क्या करेंगे, ये जो आफ्टर टैक्स एंड मैनेजरल रेम्यूनरेशन है ना, इसको बिफोर बनाएंगे। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रश्न का है, आफ्टर को क्या बनाना है? बिफोर बनाना है, यानी ये दोनों वापस जोड़ देंगे इसमें। पूछा क्यों जोड़ देंगे? कि नहीं हम अब भविष्य वाला इसमें एडजस्ट करेंगे, और भविष्य का क्या है? भविष्य का रेम्यूनरेशन 25,000 है और भविष्य का टैक्स 50% है। आगे बात समझ में? पहले जोड़ेंगे पुराने वाला तो हमारे पास विदाउट इफेक्ट वाला आ जाएगा जिसको हम बिफोर बोलते हैं, और बिफोर में जो फ्यूचर का है वो घटाएंगे ताकि हमारा सही प्रॉफिट भविष्य का निकाला जा सके। एफएमपी सही निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। आगे देखते हैं। डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज ड्यू फॉर दिस ईयर, इसका हम पहले भी कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे थे, अभी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। वैल्यू ऑफ गुडविल अपने को कैलकुलेट करना है। क्लियर? देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फिर बच्चों सबसे पहले हमें फर्स्ट कैलकुलेशन लेनी है क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर में, और उसमें आप देखें कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सीधा आप एक ही हेडिंग लिख के कर सकते हैं, और आप चाहें तो पहले एडजस्टेड लिख दो फिर एक्चुअल लिख दो। तो इस बार मैंने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लिखा है, क्योंकि कई बार किताब में डायरेक्ट यहीं से शुरू करता है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें एक ही हैं। लास्ट में जाके हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पे आते हैं, तो भले आप ऊपर एक ही चीज लिख दो फिर प्रोसेस शुरू कर दो। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर, फिर लिखो सेकेंड ईयर, फिर लिखो थर्ड ईयर। 3 साल हम ले रहे हैं। वो ईयर हैं कौन कौन से बेटा? हमने ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख के बताओ कौन कौन से हैं। मैं देख लेता हूं। 15, 16, 16, 17 और 18, 19 लेना है, बीच वाला एक छोड़ देना है। 15, 16 से स्टार्ट है। 15, 16, 16, 17,
17-18 नहीं है, 18-19 और स्टार करके लिख दो। 2017-18 को रिमूव कर दिया है। और वो कारण हमारा हो ही गया था, ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। अब पता ही नहीं है तो उसको एवरेज में नहीं ले सकते। सही बात है ना, सामान्य लाभ को ही लिया जा सकता है, एबनॉर्मल को थोड़ी ले सकते हैं। तो अब इसमें आपके प्रॉफिट कितना दिया हुआ है पहले साल का? 1,50,000, सही है। फिर 1,90,000 और फिर 2,35,000 बढ़ते हुए क्रम में है। लेकिन प्रश्न में कहा था आपको सिंपल एवरेज ही लेना है, तो आपको दिमाग नहीं लगाएंगे, ऐड करेंगे क्या? रेमुनरेशन। तो रेमुनरेशन वापस जोड़ेंगे तो 15,000 और 25,000 प्लस रेमुनरेशन के बाद में आप एक और चीज क्या जोड़ोगे? टैक्स वापस जोड़ दोगे। 1,20,000, 1,75,000 और 2,00,000। एक साल वो बीच वाला मैंने कह दिया आपको छोड़ना है। तो अब आपके इतना ही काम करना था, प्रॉफिट आएगा। इसको जोड़ने के बाद दोनों ही चीजें जोड़नी है, तो जोड़ने के बाद प्रॉफिट कितना आता है बेटा? 2,85,000, 3,80,000, फिर 4,60,000। सारा जोड़ लें तो आपके प्रॉफिट आएगा टोटल 11,25,000। ठीक है, अब 11,25,000 आया ना, तो अब यहां पे हम इसका क्या कैलकुलेट कर देंगे? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे। तो सीधा ही लिख दें यहां पे एवरेज प्रॉफिट 11,25,000 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 3,75,000। यहां तक किस किस को समझ में आया? हाथों पे करें। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। अब इसमें आपको एडजस्टमेंट में के नाम पे 3 चीजें मैंने कही थी लेनी है आपके। लेस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, वो कहता है भविष्य में 20,000 का खर्चा होएगा तो लेस कर देंगे 20,000 विज्ञापन के। उसके बाद में फेयर रेमुनरेशन, तो रेमुनरेशन कितना कहा उसने? फेयर रेमुनरेशन कितना कहा बेटा? 25,000, तो वो भी 25,000 लेस करना है, भविष्य का है ये। उसके बाद में एक स्टार पॉइंट लगा लो जो जनरली हम भूल जाते हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। सही है ना? ये बैलेंस शीट में हमने जिस समय पढ़ा था उस समय कहा था कि प्रॉफिट में लेना होता है, तो उसमें उसकी 60,000 रुपए फेस वैल्यू दे रखी है। उस 60,000 का 5% निकालेंगे, कितना होता है? 3,000 रुपए। ये घटा देंगे, ये नॉन ट्रेडिंग इनकम हो गई। सही है ना? तो ये एडजस्टमेंट के आगे स्टार लगाओ, क्योंकि अगर सवाल करते हो तो चलते में ये चीज भूल जाओगे, ऐसी ये जगह है। क्योंकि ये बैलेंस शीट में थी, नोट्स में थी नहीं, तो इसको ये विशेष रूप से याद रखना है सवाल करते समय। ठीक है, ये तीनों घटा दे। घटाने के बाद कितना आता है? 3,27,000। ये आपके हुआ प्रॉफिट ब्रैकेट में BT, बिफोर टैक्स, लेस क्या करना है? टैक्स एट द रेट 50%। तो इसका 50% आप घटा दो ऑफ 3,27,000, कितना होता है बेटा? 1,63,500। सही है। अब इसको आप घटाएंगे तो वापस यही आ जाएगा, 1,63,500। ये आपका जो कैलकुलेशन हमने स्टार्ट करी थी वही आ गई, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। समझ में आता है? अगर हम पहली हेडिंग ये लिख ले तो एंड यहीं पे होगा, फिर बीच में कोई हेडिंग नहीं आई। फर्स्ट हेडिंग लिखा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कंप्यूटेशन और यहां तक खत्म कर दिया।
सेकंड कंप्यूटेशन आप स्टार्ट करें। कंप्यूटेशन सेकंड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में एक एक करके सारी चीजें अपने को लिखनी है। रीवैल्यू किसी का भी नहीं दिया हुआ था, सही है ना बेटा? रीवैल्यू नहीं था तो काम आसान है, कुछ भी नहीं सोचना था, सीधा सीधा लिखते जाओ बैलेंस शीट से। बिल्डिंग कितना है बेटा, बोलो? 60,000। अगला, मशीन कितना? मशीन कितना है बेटा? 2,50,000। फिर फर्नीचर कितना है? हाँ बेटा, 50,000। फिर उसके बाद में, फर्नीचर के बाद में बोलो जल्दी से, स्टॉक कितना है? 1,00,000। स्टॉक के बाद में डेटर कितना है? 2,50,000। आगे बोलो, कैश कितना है? 36,000। और उसके बाद में प्रीपेड, प्रीपेड कितना है? 4,000। हमने छोड़ा क्या क्या इसमें, जल्दी से बोलो? गुडविल छोड़ा, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट छोड़ा, फिक्टिशियस एसेट छोड़ा, 3 छोड़ दिए। टोटल इसका मतलब आपके 10 थी एसेट्स, काउंट करो। तो टोटल एसेट्स कितनी होती है? 7,50,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? तीनों छोड़ने की बात हमने पहले ही कह ली थी कि भाई ये 3 चीजें, गुडविल हट जाएगी, इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिंग हट जाएगा, फिक्टिशियस एसेट्स हट जाएगी, बाकी सारी बुक वैल्यू आई लेस। आउटसाइडर लाइबिलिटीज कितनी मार्क करी हुई है, जल्दी से बताओ? 3। कौन कौन सी आउटसाइडर लाइबिलिटीज? एक तो 5% डिबेंचर कितना है बेटा? 50,000। अगला, क्रेडिटर कितना है? आगे बोलो। हाँ बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। ये तीनों भी हमने प्रश्न पढ़ते समय मार्क कर ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को सही तरीके से मार्क करना और पढ़ लेना। टोटल घटाओ, इसमें से घटाने पर आता है 6,20,000। और ये आपकी क्या चीज कहलाती है? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या चीज घटाते हैं? 1/2 CYPAT। सही है ना? ये फिक्स है हमारे अब तक का रूल। तो करंट ईयर प्रॉफिट यानी सबसे लास्ट का जो प्रॉफिट था वो लिया जाता है, कितना है? हाँ बेटा, 2,35,000 इंटू 1/2। सीधा सीधा हिसाब है, लास्ट साल का प्रॉफिट कितना आता है बेटा? हाँ, 1,17,500। तो 1,17,500 घटाने पर 5,02,500। ये आपके क्या चीज आ जाएगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ACE, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब थर्ड कैलकुलेशन लिखें, सुपर प्रॉफिट। प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। सही है? NRR। अब आप इसको सॉल्व करें। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आया था अपना? 1,63,500 माइनस 5,02,500 इंटू NRR कितना परसेंट था? 12%। सॉल्व करें इसे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 1,00,000
3,200। ये आपका सुपर प्रॉफिट आया, बॉक्स पे बंद करें इसे। और उसके बाद में लास्ट आपका फाइनली फोर्थ पॉइंट, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू 1,03,200, यानी सुपर प्रॉफिट इंटू 3 करना है, कितना होता है? 3,09,600। ये आपके आंसर हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सारे आंसर मैच होते हैं। अभी आज जो 2 क्वेश्चन किए उसमें ज्यादा आसान कौन सा लगा? ये वाला। तो समाप्त करते हैं आज की क्लास यहीं पे।